नमस्कार, आप देखो इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा दें। आपको ये बताएं कि दोबारा परीक्षा देने को तैयार नहीं है पीटीआई टीचर्स। 23 अगस्त को आयोजित की गई है परीक्षा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि जो धरना है वो लगातार जारी है। 14 अगस्त को जेल भरो आंदोलन की भी तैयारी है इनकी ओर से। 56 दिन से प्रदेश भर में ये धरना प्रदर्शन इन पीटीआई टीचर्स का बहाली की मांग को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे 1983 ऐसे पीटीआई टीचर्स जो कि लगातार इस बात की मांग करते हुए कि पुनः बहाल इन्हें किया जाए। लेकिन अब क्योंकि 23 अगस्त को ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आर पार के जंग के मूड में ये पीटीआई टीचर्स साफ तौर पर इनका ये कहना है कि ये दोबारा परीक्षा नहीं देंगे। आपको यहाँ पर ये भी जानना चाहिए कि बीते 56 दिनों से प्रदेश भर में इनका ये जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। कई विधायकों के आवास का उन्होंने घेराव किया, सांसदों के आवास का घेराव किया, ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें ये पीछे हटने को तैयार नहीं। 14 अगस्त को जेल भरो आंदोलन की बात इनके द्वारा कही गई है। बहाली की मांग को लेकर इनका ये प्रदर्शन जो कि पिछले कई दिनों से जारी है। 23 अगस्त को परीक्षा का आयोजन किया गया है, लेकिन ये जो पीटीआई टीचर्स हैं 1983 ये दोबारा से परीक्षा देने को तैयार नहीं है। हालांकि कोर्ट की ओर से फैसला लिया गया था, लेकिन इनका ये कहना है कि सरकार इनके बारे में नहीं सोच रही है। इनकी मांग यही कि पुनः बहाल इन्हें किया जाए, सरकार मजबूती के साथ इनकी पैरवी कोर्ट में करे। लेकिन इस पूरे मामले में सियासत भी गर्म है। इस बीच 23 अगस्त को क्योंकि दोबारा परीक्षा भी होना है, लेकिन ये पीटीआई टीचर्स परीक्षा देने को मूड में नहीं नजर आ रहे हैं, ये तैयार नहीं। इनका ये कहना है कि किसी भी सूरत में पीटीआई टीचर जो हैं वो परीक्षा नहीं देंगे। हालांकि इनका ये भी कहना है कि अधिकारियों की गलती का खामियाजा इस वक्त ये पीटीआई टीचर्स कर रहे हैं। इनके सामने कई सारी समस्याएं हैं। परिवार का भरण पोषण ये करते थे, लेकिन अब नौकरी जाने के बाद इनके सामने एक बड़ी समस्या रोजी रोटी के लिए भी आ गई है, और अब ऐसे में इनके पास कोई विकल्प नहीं है, ये पीटीआई टीचर्स का कहना है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी हमने देखा, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि ये जो पीटीआई टीचर्स हैं वो परीक्षा देने को तैयार नहीं है। बातचीत के लिए रवि मेरे साथ मेरे सहयोगी भिवानी से लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रवि, मामला जो है वो लगातार गहराता जा रहा है क्योंकि 56 दिन बीत गए हैं प्रदर्शन के, लेकिन अब क्योंकि 23 अगस्त को परीक्षा भी होनी है, ये जो पीटीआई टीचर्स है वो परीक्षा देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल प्रिया, जो कि परीक्षा जो है 9 तारीख को होनी थी, क्योंकि अधिकांश जो है जो पीटीआई शिक्षक थे, बर्खास्त शारीरिक शिक्षक, उनके द्वारा अप्लाई नहीं किया गया था, आवेदन नहीं किया गया था इस बिना पर कि दोबारा परीक्षा वो नहीं देंगे। हालांकि कल की अगर मैं बात करूं, सत्याग्रह आंदोलन जिस तरह से पूरे प्रदेश में चलाया गया था, यूं कहिएगा कि ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जेल भरो आंदोलन चलाया गया था, उसमें भी इन पीटीआई शिक्षकों के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया था। अब एक बड़ा ऐलान किया गया, अभी चंद मिनट पहले हमारी बात हुई थी कि 14 अगस्त को ये तमाम लोग जो है जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, जितने भी पीटीआई शिक्षक हैं वो जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, गिरफ्तारियां देंगे। उसके बाद सरकार पर दबाव बनाए जाने की कवायद, हालांकि इसको कहा जा सकता है। उससे पहले विधायकों के आवासों का घेराव किया गया था, सांसदों के आवासों का घेराव किया गया था, ज्ञापन पत्र दिए गए थे, तमाम जितने भी मंत्री हैं उनके आवासों को पर जाकर जो इनके द्वारा ज्ञापन पत्र दिए गए थे। हालांकि एक शपथ पत्र इनको द्वारा दिया गया। अब इन्होंने कहा है कि ये किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि परीक्षा जीवन काल में, यानी जो नौकरी काल है, सेवा काल है, उसमें महज एक बार नौकरी के लिए परीक्षा दी जाती है, दोबारा ये परीक्षा नहीं देंगे। इनके द्वारा तमाम जो जितने भी बर्खास्त शिक्षक है उनके द्वारा ये शपथ पत्र दिया गया है। आपस में जो है एक तरह से कंसेंट दी गई है कि किसी भी तरह से अब दोबारा परीक्षा नहीं देंगे। 23 अगस्त हालांकि मुकर्रर की गई है, 23 अगस्त को परीक्षा की तिथि जो एचएसएससी के द्वारा वो निर्धारित की गई है, तय की गई है। लेकिन साफ तौर पर ये शारीरिक शिक्षक, बर्खास्त जो शारीरिक शिक्षक है, कह चुके हैं कि किसी भी तरह से जो अब ये परीक्षा दोबारा देने के मूड में नहीं है, कतई परीक्षा नहीं देंगे। भले ही कितने दिन धरना प्रदर्शन इनको करना पड़े, कितने दिन आंदोलन उग्र करना पड़े, लेकिन अब ये परीक्षा नहीं देंगे। सरकार इनको बहाल करे, और महज एक ही मांग है कि सरकार इनको बिना किसी शर्त के बहाल करे,
तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक इनकी बहाली नहीं हो पाती लेकिन है। रवि, लेकिन अब फिलहाल आगे की क्या अगर होगा? बात करें, क्योंकि जो परीक्षा का आयोजन होना है इनके लिए, ये तो अटके कि हम परीक्षा नहीं देंगे, अब आगे विकल्प क्या बचता है? देखिए, क्योंकि दोनों तरफ से शह मात का खेल जारी है। सरकार कह चुकी है कि परीक्षा देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इनको पदमुक्त किया गया था, लेकिन जो शारीरिक शिक्षक उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी हवाला नहीं दिया था कि इनकी गलत भर्तियां हुई हैं, इनको यहाँ से पदमुक्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए। दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें, अब चूंकि दोबारा से आवेदन मांगे गए थे, ये लोग आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद इनकी दोबारा से भर्ती परीक्षा होगी। भर्ती परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा उसको जो है नियुक्त किया जाएगा, दोबारा से उसको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन शारीरिक शिक्षक जो कि लगातार धरने पर हैं, आज 57वां दिन है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूरी तरह से अगर बात करें पूरे प्रदेश में, ना केवल जिला स्तर पर बल्कि खंड स्तर पर भी इनके प्रदर्शन देखे गए थे। अर्धनगर होकर प्रदर्शन किए गए थे, ताली थाली बजाकर प्रदर्शन किए गए थे। और अब जिस तरह से जितने भी संगठनों के द्वारा दूसरे जो दबाव समूह हैं, दूसरे जो कर्मचारी यूनियनें हैं, उनके भी साथ ये लगकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अब कल जिस तरह से जेल भरो आंदोलन किया गया था, उसमें भी इनकी बढ़ चढ़कर भागीदारी थी। अब 14 तारीख को जो है, 14 अगस्त को एक बड़े आंदोलन का इनके द्वारा ऐलान किया गया है कि 14 अगस्त को ये एक बार फिर से जेल भरो आंदोलन चलाएंगे, गिरफ्तारियां देंगे। एक तरह से मतलब माना जा सकता है कि सरकार पर दबाव बनाए जाने की कवायद है, और प्रिया इसी कवायद का हिस्सा है कि लगातार ये लोग जो है धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, हर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना होगा रवि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन फिलहाल जो शहमात का खेल है वो तो लगातार जारी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी से आपको जरा रूबरू करवा देते हैं। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा का एक बड़ा फैसला सामने आया है। 13 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगी आशा वर्कर। राज्य कमेटी की ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सिविल अस्पताल या फिर CHC पर धरना दिया जाएगा। वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार ये जो धरना प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल वेतन बढ़ोतरी समेत कई सारी मांगे इन आशा वर्कर्स की, और आज से उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है। 13 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगे आशा वर्कर्स। जाहिर तौर पर क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में चुनौतियां भी कई सारी होगी, और कहीं ना कहीं से आने वाले दिनों में किस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आती है वो भी देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन फिलहाल ये जो आशा वर्कर हैं लगातार ये अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाती हुई, और अब इन्होंने हड़ताल का फैसला लिया। 13 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगी ये आशा वर्कर्स। यूनियन की बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया, CHC या फिर सिविल अस्पताल पर धरना देंगी। बातचीत के लिए मनोज मलिक मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, इन्होंने फैसला कर लिया है कि 13 अगस्त तक हड़ताल पर रहेंगे आशा वर्कर। जी बिल्कुल, देखिए आज कल आशा वर्करों द्वारा एक ऑनलाइन फैसला लिया गया है कि सभी जो भी CHC है ब्लॉक वाइज है वहाँ पर इनका प्रदर्शन जारी रहेगा, और जो सरकार की गलत नीतियाँ हैं उनके द्वारा विरोध किया जाएगा। और काफी इनकी जो मांगे हैं, इनकी काफी मांगे हैं कि आशा वर्करों को हेल्थ वर्करों का दर्जा दिया जाए, 21 जुलाई को जारी किए गए नोटिफिकेशन के निर्णय को लागू किया जाए, और 8 एक्टिविटी का काटा गया जो 50% की जो तुरंत वापस लागू किया जाए, और कोविड-19 में काम करे या जो आशा वर्कर उनके जोखिम भत्ते के तौर पर 4,000 रुपये भी दिए जाए। गंभीर रूप से जो घायल और बीमार भी हुई है तो आशा वर्कर, सरकार उनका इलाज उनके पैनल में ही किया जाए, सरकारी पैनल में किया जाए, और सामुदायिक स्तरीय सहायक कर्मचारी जो उनको आशा वर्करों को बनाया जाए। काफी मांगे हैं इनकी, लेकिन वो अपने मांगों को लेकर रेडी हुई है, और काफी संख्या में आज यहाँ पर इकट्ठे होंगे, और 12 बजे के आसपास प्रदर्शन भी किया जाएगा सरकारी हॉस्पिटल में। जी जी, और आगे की रणनीति जो होती है वो आगे पता लग जाएगा। हाँ, इस बीच मनोज दर्शकों को ये भी बताइए, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके की इनकी मांगे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब अगली रणनीति इनकी क्या कुछ होगी? क्या इसको लेकर अभी तक कोई बात निकलकर सामने आई? क्योंकि 13 अगस्त तक तो हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो भविष्य के लिए क्या योजना? जी बिल्कुल, देखिए इनकी एक कमेटी आज गठित की जाएगी, 2-3 दिन की जो हड़ताल पर बैठे हैं उसमें एक फैसला लिया जाएगा, सरकार का रुख देखा जाएगा, जिला प्रशासन का रुख देखा जाएगा। तो शुरुआत इनकी जिला उपायुक्त से की जाएगी, उनको एक ज्ञापन देकर उनको ज्ञापन दिया जाएगा जिला उपायुक्त। अगर फिर भी सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो आगे बड़ा एक प्रदर्शन भी जारी ये कर सकते हैं, और एक
जो इनका स्वभाव है, जो इनके काफी जो यूनियन है, ट्रेडें हैं, जैसे कि कल आपने देखा किस प्रकार जो हजारों की संख्या में बहुत भारी प्रदर्शन कैथल में किया गया था। तो सभी इनका साथ देंगे, जितने भी वर्कर है, जितने भी संगठन है, सभी आशा वर्करों को और आंगनबाड़ी वर्करों का साथ देकर एक बड़ा आंदोलन का बिल्कुल बजाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कई मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सत्याग्रह प्रदर्शन किया, सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। रिपोर्ट देखिए। संगठन आज जेल भरो आंदोलन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आखिर और बाकी के जो संगठन हैं, कौन कौन से संगठन शामिल हुए हैं इसमें? इसमें सीटू के हैं, बिजली विभाग के हैं और मिड डे मील के हैं, आंगनबाड़ी हैं, सब मतलब सबकी मिलती जुलती है। बाकी अगर ओवरऑल मांग की बात करें, चूंकि आज 9 अगस्त आपने दिन चुना है, क्या क्या मांगे रही हैं? हमारी मांगे ये हैं, जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं इनको पक्का किया जाए। जो हमसे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं उनके हमें वेतन दिया जाए। बिना वेतन के कोई भी हम काम करने को राजी नहीं। हमारे ऊपर हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण, श्रम कानूनों को खत्म करने, संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाने, 1983 पीटीआई समेत 10,000 कर्मचारियों को बहाली करने और ठेका प्रथा खत्म करने की मांग को लेकर प्रदेश के करीब 10 कर्मचारी संगठनों ने अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया। हमारा पूरे प्रदेश के अंदर सत्याग्रह आंदोलन हमारा था, जिसमें हम सभी ट्रेड यूनियनों के सभी जितने भी संगठन है, किसान यूनियन है, एसकेएस है, महासंघ है, सभी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर आज सत्याग्रह आंदोलन का हमने इकट्ठा होकर सरकार के प्रति रोष जाहिर किया और हमने गिरफ्तारियां दी। इस सरकार के अंदर, इस विरोधी सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मजदूर, किसान, कर्मचारी बेरोजगार हो चुका है। कैथल में सभी ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। कर्मचारियों ने धारा 144 तोड़ते हुए शहर में प्रदर्शन किया और जिला सचिवालय में परिक्रमा करके सचिवालय के पार्क में धरना दिया। सरकार को कहना चाहते हैं कि देश का मजदूर भोला नहीं है, कर्मचारी पागल नहीं है, ये आपकी नीतियों को समझ चुका है। या तो आप सुधर जाओ, वरना अंग्रेजों की तरह ये भारत छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा और आने वाले टाइम में आंदोलन तेज होगा, जिसके लिए बीजेपी सरकार को सामना करना पड़ेगा। नारनौल में भी सर्व कर्मचारी संघ और ट्रेड यूनियनों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए नारनौल के एसडीएम कार्यालय से पूरे शहर में पैदल मार्च निकाला गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यमुनानगर में भी उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्य जगाधरी वर्कशॉप कारखाना के मुख्य गेट पर कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर प्रदर्शन किया। सिरसा में भी कई विभागों के कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ रोष जताया और जेल भरो आंदोलन चलाकर अपनी गिरफ्तारियां दी। सोनीपत में किसान यूनियन और सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि उनकी जो भी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो वो भारत बंद करने को भी तैयार हैं। फरीदाबाद के एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो पीटीआई शिक्षकों को दोबारा सेवा में रख सकती है। उन्होंने कहा कि जब 370 जैसे मसले हल हो सकते हैं, राम मंदिर जैसे मामलों पर फैसले हो सकते हैं, तो 1983 पीटीआई के मामले को हल करना मुश्किल नहीं है। आप इन पीटीआई के जो 1983 अध्यापक हैं, जिनका सुप्रीम कोर्ट की वजह से आप लोगों ने बाहर किया है, सरकार आपकी है, आप केंद्र सरकार से बात करें। अब तो प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन गया कोर्ट कचहरी में इतने दिन लंबित रहने के बावजूद, तो आप उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालिए, चाहे मर्सी पिटीशन लगाइए, चाहे राष्ट्रपति जी से विशेष परमिशन लीजिए, चाहे लोकसभा में पास कराइए। सरकार चाहे तो मेरा मानना है हवा भी नहीं चल सकती। कुल मिलाकर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर दिखे। अब देखना है कि सरकार इस प्रदर्शन पर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो कर्मचारियों का ये सत्याग्रह आंदोलन देखने को मिला। नाराज यहाँ पर कर्मचारी नजर आए। फरीदाबाद में मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक ने इनसे खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना था, सुनिए। 9 अगस्त 1942, जी हाँ, ये दिन था जब महात्मा गांधी की तरफ से देश भगाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और उसी दिन अंग्रेजों को भगाने के लिए जेल भरो आंदोलन हुआ था। और उसी की तर्ज पर अब ये कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार से नाराज होते हुए दिख रहे हैं और आज का दिन 9 अगस्त इसीलिए इन्होंने चुना है। और तमाम कर्मचारी संगठन अब
जेल भरो आंदोलन के तहत यहाँ इकट्ठा हुए हैं सेक्टर 12 फरीदाबाद में। और ये तमाम जो कर्मचारी आपको दिख रहे हैं आशा वर्कर हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे। बात भी कर लेते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? शांत रहना। हमारे मुद्दे यही हैं कि जो आशा वर्कर आज फ्रंट लाइन पे काम कर रही हैं कोरोना की महामारी में, तो उनको पूरा जोखिम भत्ता दिया जाए, उनको पूरी सुरक्षा किट जो दी जाए, जिसमें पीपी किट है, दस्ताने हैं, सैनिटाइजर है और ग्लव्स हैं। तमाम तरह के कर्मचारी संगठन आज जेल भरो आंदोलन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आखिर और बाकी के जो संगठन हैं, कौन कौन से संगठन शामिल हुए हैं इसमें? इसमें C2 के हैं, बिजली विभाग के हैं और मिड डे मील के हैं, आंगनबाड़ी हैं, सब मतलब सबकी मिलती जुलती है। बाकी अगर ओवरऑल मांग की बात करें, चूंकि आज 9 अगस्त आपने दिन चुना है, क्या क्या मांगे रही हैं? हमारी मांगे ये हैं, जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं इनको पक्का किया जाए, जो हमसे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं उनके हमें वेतन दिया जाए। बिना वेतन के कोई भी हम काम करने को राजी नहीं। हमारे ऊपर से भी दबाव इतना होता है कि आपको ये काम करना 4,000 रुपए मिल रहे हैं। 4,000 में हम इतना काम क्यों करें? कोविड में हमें हर महीने 3 महीने का काम दिया, 3 महीने में हमने 3,000 रुपए दिए, उन्होंने 3 महीने काम किए। इस महीने फिर से प्रेशर डाल के हमें कोविड का काम करा जा रहा है। हमारी आशा बहनें भी कोरोना पॉजिटिव हुई हैं, उसकी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हुई है। जो बेटियां कहीं और माँ कहीं और, आदमी कहीं और। ना तो कोई एनम देखने गई है, ना ही कोई आशा डॉक्टर देखने गए हैं, ना ही बीके से कोई गया है। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी मांग मानेगी जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है? देखो जी, ऐसा है, सरकार को माननी पड़ेगी हमारी बात। नहीं मानेगी तो हम अनिश्चित काल के लिए धरने पर तो बैठ ही जाएंगे। फिर तो सुनेगी सरकार हमारी बातें। अब भी हम सड़कों पर ही, अभी हमें सरकार ने क्या दे रखा है? 4,000 में हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? 4,000 रुपए में हमें वेतन देते, काम इतना करवाते हैं, 4 लाख के बराबर काम करवाती है। जिनके 40,000 रुपए मिलते हैं, जिनके मतलब कितने मिलते हैं, उनको भी मतलब पूरा वेतन नहीं दिया जाता। हम काम घर पे भी काम करें, बच्चों को भी देखें। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी मतलब कोरोना पॉजिटिव हो सके। कितनी बहनें हो चुकी हैं। इस आंदोलन को जेल भरो आंदोलन नाम दिया है आपने, आखिर क्या जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं आप, या किसको ज्ञापन दिया है? आज हमारा ये सत्याग्रह का प्रोग्राम था। ये हमारा ऑल ट्रेड यूनियंस का प्रोग्राम था। उसमें हमने आशा वर्करों ने भी भागीदारी करी है। और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार हमें इस तरह से मजबूर करेगी तो हम जेलों तक जाने के लिए तैयार हैं। महिलाओं को कमजोर ना समझा जाए। सड़कों पर वो बैठी हैं। हम जो आशा वर्कर जो रीढ़ की हड्डी स्वास्थ्य विभाग की कही जा रही है, उसके ऊपर सरकार बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ बातों से किसी का पेट नहीं भरता है। उनको जो काम कर रही है, जो उनको मिलना चाहिए मुआवजा, पैसा मिलना चाहिए, वो मिले। और आशा वर्कर जो रीढ़ की हड्डी है, अगर रीढ़ की हड्डी का सरकार ने नहीं ध्यान दिया तो सरकार, अगर ये रीढ़ की हड्डी टूटेगी तो वो खुद जिम्मेदार होगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए तमाम तरह के जो ये कर्मचारी संगठन हैं, इनकी तरफ से आज सत्याग्रह आंदोलन और जेल भरो आंदोलन, जिस तरह की हम जिक्र कर रहे हैं कि 9 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी के तर्ज पर आज की सरकारों से कर्मचारी संगठन कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर लड़ते दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। उसने काटड़ा दिया था, जड़ फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जड़ फटाक से बाहर। जल्दी मिले जड़ से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
पताक का चाय, गजब का स्वाद। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत। अभियान के तहत घरेलू रक्षा उद्योग को दिया जाएगा बढ़ावा। 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर पहले ही लग चुका है बैन। देश में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने गंवाई जान। 62,000 से ज्यादा संक्रमितों की हुई पुष्टि। 22 लाख के पार हुआ आंकड़ा। 15 लाख से ज्यादा रिकवर। हरियाणा में 24 घंटे में मिले 750 कोरोना मरीज, 9 ने गंवाई जान। प्रदेश का आंकड़ा 41,000 के पार। अकेले फरीदाबाद में 10,000 से ज्यादा मामले। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी होगा कोरोना टेस्ट। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी से की मुलाकात। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा था ख्याल। कोरोना संक्रमित पाए गए हैं नायब सिंह सैनी। फरीदाबाद के आदर्श नगर में तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम चलाने पर मारी गोली। पकड़ने गए पुलिस कर्मियों पर भी गोली चलाने का आरोप। दौड़ाकर किया गया गिरफ्तार। 1 घंटे की बारिश ने खोल दी रेवाड़ी प्रशासन की पोल। घरों के साथ साथ नागरिक अस्पताल में भी बना तालाब। ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहा सीवर का पानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बड़ौदा उपचुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि अभी चुनाव का शेड्यूल तय नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां मेहनत करने में जुटी हुई है। और इसी क्रम में सोनीपत में पहुंचे कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मीटिंग की और कहा कि जल्द ही बड़ौदा की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखें। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान से पहले ही पार्टियों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सोनीपत पहुंचे कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने बड़ौदा उपचुनाव से पहले अधिकारियों के साथ बैठक की और बड़ौदा की समस्याओं को जल्द हल करने के दिशा निर्देश दिए। जेपी दलाल ने कहा कि तय समय सीमा में सभी घोषणाएं पूरी होंगी। जो योजनाएं थी विकास की, उनके बारे में समीक्षा की और सीएम अनाउंसमेंट की भी समीक्षा की और हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद महोदय, इलेक्शन लड़े हुए प्रतिनिधि, हमारे जिलाध्यक्ष गांव में गए हैं और लोगों ने अपनी छोटी छोटी समस्याएं रखी थी। विभाग वाइज उनका आकलन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी जो है छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली विभाग की हो, मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों की हो, गांव की गलियों की है, बैकवर्ड की चौपाल की है, कई खंभे खड़े हुए हैं, कई तार ढीले हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। और ये समस्याएं ठीक भी करते रहते हैं, आती रहती है। इनको अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की जो समस्या है इनको तुरंत ठीक करें और बाकायदा इनको टाइम बाउंड, उनको डेट वाइज बाउंड कर दिया गया है। और कुछ दिनों के बाद फिर मीटिंग करेंगे, ये देखेंगे कि जो आज की मीटिंग में जो फैसला हुआ है उनमें से कितनी % जो चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट हुई है और क्या पेंडिंग रही है और किस अधिकारी की क्या कोताही रही है, ये सब देखा जाए। वहीं जेपी दलाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि चुनाव के समय विपक्ष बेतुकी बयानबाजी कर रहा है, जबकि बड़ौदा की जनता सरकार में हिस्सेदारी निभाएगी। इस वालों को इस कोरोना काल में घोटाले दिखाई देते हैं, उनकी हालत खराब है,
झूठ बोल के उन्होंने कुछ प्रदेशों में सरकार बनाई थी, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, कर्जे माफ़ी का नारा दिया था। आज उनको गांव में लोग घुसने नहीं देते, एमएलए उनके छोड़ के भाग रहे हैं, चर्चा में खबरों में रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। हम खुद ही जांच करते हैं, कहीं भी अनियमितता मिलती है, चाहे गोदाम में मिले, कहीं ठेके में मिले, चाहे कोई किसी चीज़ में मिले, खुद संज्ञान लेते हैं, खुद कार्रवाई करते हैं। अपने जोर आजमाइश में जुटी है। हालांकि अभी चुनाव का शेड्यूल तय नहीं हुआ है। अब देखना है कि बड़ौदा में किसकी मेहनत कामयाब होती है। सोनीपत से सन्नी मलिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको इससे रूबरू करवा देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर आपको बताएं कि यमुनानगर में शराब की लूट मची है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल नहर में बहकर शराब की बोतलें आ गई हैं वहां पर, जिसके बाद लूट मच गई। शराब के लिए नहर में लोग कूदते हुए नजर आए हैं। आपको यहां पर यह भी बताएं कि नागेश्वर धाम महंत ने जहरीली शराब का अंदेशा जाहिर किया है। बहकर आई शराब जानलेवा हो सकती है, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि लोग शराब ना पिए। ये बड़ी जानकारी, वहां पर अफरा तफरी मच गई, लोग वहां पर जमा होने लगे। शराब की बोतलें दरअसल नहर में बहकर आई और उसके बाद लोगों का हुजूम वहां पर देखने को मिला। शराब लूटने को लेकर किस तरीके से होड़ मची थी, ये इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि वहां पर जो महंत हैं उन्होंने ये कहा कि ये जहरीली शराब हो सकती है और इसी वजह से उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वो इसका सेवन ना करें। उन्होंने आम लोगों से कहा है कि शराब को ना पिए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है, ये आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने सवाल उठा दिए हैं कि लॉकडाउन के दौरान नाकों पर पुलिस होने के बावजूद भी शराब तस्करी आखिरकार कैसे हो गई। दरअसल उनके द्वारा ये सवाल उठाए गए और इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि इन्हीं बातों को जानने के लिए और गहराई तक जाने के लिए विजिलेंस जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। सोनीपत शराब कांड का मामला थमता दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल अभय चौटाला ने मामले में पुलिस को नाकाम बताया था, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने अभय चौटाला के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मामले की गहराई तक जाने के लिए विजिलेंस जांच करवाई जा रही है। इन सब बातों को जानने के लिए ही जो हमने केस है विजिलेंस को दिया है। ये इंक्वायरी कमेटी थी, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, लेकिन उसकी गहराई तक जाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमने विजिलेंस को दिया है। विजिलेंस इन तमाम मुद्दों पर गहराई तक जाएगी और कार्रवाई करेगी। दरअसल अभय चौटाला ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान नाकों पर पुलिस होने के बावजूद भी शराब की तस्करी हो गई। इसका मतलब ये है कि पुलिस नाकाम है। चौटाला की आप जांच सीबीआई से कराओ। अगर सीबीआई से जांच नहीं कराओगे, अगर कोई आप अपने अधिकारियों के जुम्मे ये लगाओगे कि इसकी जांच करके रिपोर्ट दी जाए, तो कल फिर आपके सामने और बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आज फिर मैं आपके माध्यम से इस बात की डिमांड करता हूं कि इन सब चीज़ों की जांच जो सीबीआई से होनी चाहिए। उदाहरण आपके सामने है, जो शराब घोटाला हुआ था उसके लिए एक 3 मेंबर्स की कमेटी का गठन किया गया, उसका नाम एसईटी दिया गया और एसईटी के जुम्मे लगाया गया था कि आप इसकी सारी जानकारियां जुटा करके किस व्यक्ति ने इतना बड़ा शराब घोटाला किया, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब का नाम सामने आए। तक के लोग नहीं, इसमें तो एन ऊपर तक का मामला जुड़ा हुआ था। ऊपर तक के लोग ना होते तो फिर इस तरह की दारू की तस्करी नहीं हो सकती थी। गांव के अंदर तो ठीकरी पहरे थे। आप कहीं ये कहो कि विज साहब ये कह दे कि मैंने विजिलेंस को जांच सौंप दी, तो विज साहब दूध से नहीं धुल जाएंगे। विज साहब अपने फर्ज से पीछे नहीं हट जाएंगे। कहीं इतना कह करके अपनी जिम्मेवारी से ये कह दे भी मैंने तो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, वो भी गलत है। विज साहब को भी इस बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट तेरा है वो उतना ही निकम्मा और नाकाम है जितना एक्साइज है।
तुम दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर के इस हरियाणा प्रदेश के अंदर तस्करी को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। दरअसल इस मामले में जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है, उसका अध्ययन कर गृह मंत्री अनिल विज ने सोनीपत की तत्कालीन एसपी प्रतीक्षा गोदारा और आईएएस शेखर विद्यार्थी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखिए।